नमस्कार। हिंदी बी के एक और चैप्टर के साथ मैं फिर से मौजूद हूँ। अभी इस वक्त मैं जिस हिंदी बी के चैप्टर की बात करने जा रही हूँ उसका नाम है कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस रघुवीर साय द्वारा लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट लेख है। ये उनके एक गद्य कृति है, बहुचर्चित है। उसका नाम है दिल्ली मेरा प्रदेश, जिसका जिक्र कल ज्ञान रंजन का एक चैप्टर अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा को एक्सप्लेन करते हुए मैंने इसका जिक्र किया था। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो उनका एक गद्य कृति है उसमें ये लेख जो है छपा हुआ है। कॉफ़ी हाउस नाम से आप समझ गए होंगे कि कॉफ़ी हाउस किस चीज़ को कहा जाता है, जहाँ पर कॉफ़ी पीने लोग जाते हैं। उस स्थान को लेकर, उस स्थान को केंद्र बनाकर ये जो है लेख लिखा गया है। ये जो लेख है ये आधुनिक कॉफ़ी हाउसेस जो हैं उनकी आलोचना व्यक्त करता हुआ ये लेख है। इसमें रघुवीर साय ने अपने समय में कॉफ़ी हाउसेस की बात करते हुए उसको आज के संदर्भों से जोड़कर देखा है कि उस समय पर उनके समय में कॉफ़ी हाउसेस का क्या महत्व था और आज उन कॉफ़ी हाउसेस का क्या महत्व है, उस विषय में ये बात की गई है। इस लेख की जो शुरुआत है वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई है, थोड़ी मनोरंजक तरीके से हुई है। उन्होंने कहा कि हर वक्त चाय का वक्त है। ये बात जो है चाय जैसे निस्वाद पेय के लिए, पेय यानी कि ड्रिंक के लिए कहा जा सकता है। लेकिन और ये क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि चाय जो है हर बार अलग तरीके की होती है। तो जितनी बार उसे पियेंगे हो सकता है कभी ना कभी तो एक बार उनको उनके मन मुताबिक टेस्ट भी पता चल जाए। उनका कहने का मतलब ये है कि चाय को लेकर इस तरीके की धारणा है कि चाय कभी भी एक जैसी नहीं बनती। जब भी उसे बनाया जाएगा तो उसका टेस्ट हमेशा अलग होगा और वो टेस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि वो कॉफ़ी प्रेमी रहे हैं रघुवीर साय, तो उसी की बात कर रहे हैं कि कॉफ़ी जो है हर बार स्वाद होती है और हर बार जो है वो पहले से ज़्यादा रसीली लगती है। तो वो कह रहे हैं कि कॉफ़ी जो पीने के लिए हमें अवसर की तलाश नहीं होती। वो कह रहे हैं कि जिनको कॉफ़ी पसंद है वो दिन में कई बार कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक दिनचर्या बताते हुए कहा है कि कॉफ़ी प्रेमी जो हैं वो कब चाय पीते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक तो सुबह 8:30 बजे उठकर नाश्ते के साथ कॉफ़ी पी जा सकती है। दूसरा, जब काम पर जाते वक्त पी जा सकती है। तीसरा, घंटे भर काम करने के बाद जब थक जाते हैं उस थकान को मिटाने के लिए कॉफ़ी पी जा सकती है। चौथा, खाने के बाद पी जा सकती है। पांचवा, किसी मुलाकाती के आने के बाद पी जा सकती है, यानी कि कोई अगर मिलने आया है तब कॉफ़ी पी जा सकती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दफ्तर से लौटते हुए दफ्तर में ही कॉफ़ी पी जा सकती है। फिर वो कह रहे हैं कि दफ्तर से लौटकर आने के बाद घर पर जो है कॉफ़ी पी जा सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर शाम को 8:30 बजे फिर से कॉफ़ी पी जा सकती है। और 9वां अवसर वो बता रहे हैं कि खाने के बाद जो है कॉफ़ी पी जा सकती है। और फिर वो एक और 10वां अवसर बता रहे हैं कि अगर देर से सोने की आदत है तो एक कॉफ़ी फिर दोबारा से पी जा सकती है। और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को देर तक रात में जागने की आदत है या रात को नींद नहीं आती या बहुत सारे कॉफ़ी पीने से भी नींद नहीं आती, तो ये कॉफ़ी का सिलसिला रात भर चल सकता है। तो ये एक उन्होंने मतलब क्या कहेंगे कि कॉफ़ी प्रेमियों की खासियत बताई है कि उनको कॉफ़ी पीने के लिए अवसर चाहिए होते हैं कि वो जब मर्ज़ी कॉफ़ी पी सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि एक महान अवसर होता है वो कि जब हम कॉफ़ी हाउस के सामने से निकल रहे हैं तो हमें एक बहाना मिल जाता है, अरे कॉफ़ी हाउस के सामने से निकल रहे हैं और कॉफ़ी ना पिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्होंने कॉफ़ी हाउस के प्रति लगाव को इस तरीके से भी व्यक्त किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं और जाना होता है और कॉफ़ी की तलब ऐसी लगती है कि हम कॉफ़ी हाउस की तरफ मुड़ जाते हैं। ये बात शायद उतनी मतलब आप लोगों के लिए शायद ही उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हो, क्योंकि जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते उन्हें ये बात उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगेगी। लेकिन जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए कॉफ़ी बहुत महत्वपूर्ण ड्रिंक है। जिस तरीके से चाय पीने वालों के लिए चाय है और बाकी लोगों के लिए उनके जो भी फेवरेट ड्रिंक्स होते हैं वो होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉफ़ी जो है एक लगाव पैदा करती है कॉफ़ी हाउस के प्रति। ये जो लेख है इन्होंने 3
क्या कहेंगे हेडिंग्स के अंतर्गत 3 शीर्षकों में इसको बांटा है। पहला जो शीर्षक इन्होंने लिया है दिल्ली निराली, दिल्ली का कॉफ़ी हाउस निराला। उन्होंने क्योंकि ये रघुवीर सहाय जो हैं वो कई जगह जा चुके हैं, कई जगह रह चुके हैं, जिसमें वो इलाहाबाद भी रहे हैं, जो मैंने लास्ट अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा जब मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया भी था। तो वो दिल्ली के कॉफ़ी हाउस की तुलना बाकी शहरों के कॉफ़ी हाउसेस से कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लखनऊ का कॉफ़ी हाउस है वो एक संस्था के समान है, जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं। जैसे संस्था के कुछ गिने चुने सदस्य होते हैं, उसी तरीके से लखनऊ के कॉफ़ी हाउस के भी कुछ गिने चुने सदस्य हैं। इलाहाबाद का जो कॉफ़ी हाउस है वो विद्यार्थियों का अड्डा है, यानी कि वहाँ पर विद्यार्थी हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि पटना का जो कॉफ़ी हाउस है वो वहाँ के निवासियों के लिए फैशनेबल फिजूल खर्ची की जगह है। लेकिन जो दिल्ली का कॉफ़ी हाउस है उसे उन्होंने एक सराय माना है। सराय आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर लोगों को आसरा मिलता है, जहाँ पर लोग आकर आराम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं दिल्ली का कॉफ़ी हाउस जो है वो एक सराय के समान है, जिसका जी चाहे ठहरे, चला जाए या फिर ना जाए। रोज़ नए चेहरे, नई नई आदतें देखने को मिलती है, पुरानी जान पहचान भी ताज़ा हो जाती है, मगर कॉफ़ी हाउस खुद पर कोई असर नहीं होने देता। उसका वातावरण में कॉफ़ी की भाप और परोसने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो वेटर्स हैं, बेरे जिन्हें कहा जाता है, वो उतनी तत्परता से हमेशा काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉफ़ी हाउस है वो वहाँ पर एक व्यापारिक वातावरण भी होता है, क्योंकि कॉफ़ी हाउस है तो जाहिर सी बात है कि कोई कॉफ़ी बनाने वाला होगा, कोई उसका मालिक होगा जो कि पैसे लेता होगा और उसके बदले में कॉफ़ी देता होगा। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ जो कॉफ़ी हाउस का जो मैनेजर होता है वो उसकी तुलना वो स्कूल के मास्टर की तरह कर रहे हैं, उस मास्टर की तरह जो कि थोड़ा सा क्या कहेंगे मतलब वो बहुत आलसी मास्टर की बात कर रहे हैं जो ऊब रहा है। और वो कह रहे हैं कि वहाँ माहौल कुछ इस तरीके का होता है कि मैनेजर कुछ इस तरीके से रिलैक्स होकर बैठा रहता है, जिस तरीके से कक्षा में मास्टर जो है ऊँघ रहा हो और बच्चे जो हैं वो शोर मचा रहे हों, इधर उधर चौक मार रहे हों, या फिर कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों, और मतलब जैसे क्लास में बहुत टीचर की मौजूदगी में भी बहुत शोर मच रहा हो, कुछ ऐसा सा वातावरण जो है कॉफ़ी हाउस का होता है। इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जब वो दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं तो उनको वहाँ पर एक वेटर मिलता है जो कि उन्हें लखनऊ के कॉफ़ी हाउस में मिला था। उसको देखकर उन्हें थोड़ा अच्छा लगा कि कोई मुझे मेरे पुरानी जगह का व्यक्ति मिला है, तो उसको देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। अगला जो दिल्ली के कॉफ़ी हाउस को ही केंद्र बनाकर वो बात कर रहे हैं, और जो अगला टॉपिक उन्होंने लिया है वो लिया है अपरिचितों का संग, कि मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठकर कॉफ़ी पीनी पड़ती है जो हमारे परिचित नहीं है। अब यहाँ पर एक वैसा सा दृश्य है जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, या आपने अपने कॉलेज की कैंटीन देखी होंगी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि चार चेयर्स लगा के एक टेबल लगाई गई होती है। इस तरीके से अलग अलग जो है टेबल सेट की गई होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब एक व्यक्ति कॉफ़ी पीने आता है तो वो चार कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता, तो वो एक कुर्सी पर बैठता है और 3 कुर्सियाँ जो है खाली रह जाती हैं। वैसी ही कुछ स्थिति जो है रघुवीर साय के साथ घटी। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक पर बैठ गया और 3 कुर्सियाँ जो हैं वो खाली रहीं। एकाएक मुझे लगा जब वो अकेले बैठे हैं उस पर 3 कुर्सियाँ खाली हैं, तो किसी ने बहुत शालीनता के साथ, बहुत मैनर्स के साथ उनसे इजाज़त लेते हुए एक चेयर ले ली। इसी तरीके से बाकी जो 2 खाली चेयर्स थी वो भी भर गई। तो मतलब कहने का ये है कि उस एक टेबल पर मतलब लेखक के साथ 2 लोग और मौजूद हैं और एक चेयर पर कोई और बैठ चुका है, कोई और ले चुका है उस चेयर को। तो वहाँ पर 3 लोगों के बैठने के बावजूद जो वहाँ का माहौल है वो उन तीनों में अपरिचितों का क्या कहेंगे संबंध बना के रखा हुआ है। वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी वो एक टेबल की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपरिचित हैं। यहाँ पर वो लखनऊ के कल्चर का जिक्र करते हैं कि एकाएक मुझे लखनऊ का तांगे याद आते हैं
कि वहाँ पर जो तांगे चलते हैं उसे एक व्यक्ति जो है बुक करता है, उसमें और लोग नहीं बैठते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, यहाँ पर आप एक टेबल पर बैठे भी हैं तो चेयर कोई और भी शेयर कर सकता है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे उस कोठरी की भी याद आती है जहाँ पर मैं 3 अन्य लोगों के साथ रहता हूँ जो मेरे परिवार के लोग नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ उस कोठरी की, उस कमरे की ज़रूरत सिर्फ भोजन, वस्त्र और रोज़ की दिनचर्या की रह गई है। लोगों में आपसी संवाद नहीं है, लोगों में बातचीत नहीं होती, लोगों में किसी विषय पर वाद विवाद नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बौद्धिक या मानसिक विशेषाधिकार जो हैं लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग कॉफ़ी हाउसेस में बहुत अजनबी बने हुए हैं। इस तरीके से वो कह रहे हैं कि 3 अपरिचितों के संग बैठकर भी अलग खाते हुए एक अजीब सा संकोच होता है। वो कह रहे हैं कि मतलब इसमें वो कहना चाहते हैं कि जब हम एक टेबल पर बैठकर 2 अजनबी लोगों के साथ टेबल जब हम शेयर कर रहे होते हैं, तब वहाँ लोगों का साथ होते हुए भी अपना कुछ ऑर्डर करते हुए, अपना खाना का अपनी कॉफ़ी पीते हुए वहाँ पर बहुत अजीब सा फील होता है। क्योंकि उन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं मतलब एक कल्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंग्लिस्तान और फ्रांस में जो बौद्धिक जीवन है वो कहवा घरों से और कोको घरों से ही उत्पन्न होता है। मतलब कहने का ये है कि जब भी एक अच्छा साहित्य लिखा जाता है, और क्या कहेंगे जितने भी साहित्यकार हिंदी में भी हुए हैं उन सबके जीवन में कॉफ़ी हाउसेस का बहुत महत्व है। जैसे कि इन्होंने फ्रांस और इंग्लिस्तान की बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये जो पेय पदार्थ होते हैं, मतलब ड्रिंक्स जो होती हैं, जो कहवा और कोको होती है, वहाँ पर जब लोग पीने जाते हैं, जिस तरीके से हम कॉफ़ी पीने कॉफ़ी हाउसेस जाते हैं, तो वहाँ का जो माहौल होता है वो विचारों के आदान प्रदान का होता है। जब हिंदी के लेखक भी जाया करते थे, बैठक किया करते थे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लेखन के लिए सामग्री इकट्ठी करके लाते थे, और लोगों के मतलब साहित्यकार आपस में बातचीत करते हुए बहुत कुछ ऐसा कॉफ़ी हाउसेस से विचार लेकर आते थे जिन पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कॉफ़ी हाउसेस होते थे ये साहित्यकारों के या विचार विमर्श करने वालों के क्या कहेंगे विचारों का केंद्र हुआ करता था। लोग यहाँ पर पर्पसली आया करते थे, और उनका आकर्षण का कारण कॉफ़ी हाउस के प्रति जो उनका लगाव हुआ करता था वो कॉफ़ी पीना नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ पर जो विचार व्यक्त हुआ करते थे वो उसका आकर्षण का केंद्र होता था। तो वो कहने चाह रहे थे कि कॉफ़ी का काम सिर्फ दिन भर की थकान मिटाना नहीं होता था, शारीरिक थकान मिटाना नहीं होता था, बल्कि वहाँ पर नए नए विचारों का जन्म होता था। वो ये कहना चाहते हैं कि कॉफ़ी हाउसेस से बहुत सारे साहित्यकार निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने कॉफ़ी हाउसेस में सोचना, विचारना, आपस में बातचीत करनी शुरू की थी, और फिर वो साहित्य में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर पाए हैं। यहाँ पर उन्होंने नाम लेते हुए एक साहित्यकार का नाम लिया है। कवि सरदार जाफरी से लेकर विदग्ध चिंतक और गरीब मोहताज हिंदी के पहले एकांकी नाटककार भुवनेश्वर प्रसाद तक कॉफ़ी हाउस के ही लोग हैं। मतलब एक लंबी परंपरा रही है जो कॉफ़ी हाउसेस में बैठते थे और विचार विमर्श करके एक अच्छा साहित्य लिखा करते थे। उन्होंने ये कॉफ़ी हाउस की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई है कि कॉफ़ी हाउस सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं खींचता था लोगों को, साहित्यकारों को, बल्कि नए नए विषय ढूंढने के लिए भी जो है कॉफ़ी हाउस लोगों को खींचता था। अब उन्होंने तीसरा इसमें जो टॉपिक लिया है वो लिया है खोखले दिमाग और रंगीन कपड़े। ये दिल्ली के कॉफ़ी हाउस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ पहले जो कॉफ़ी हाउस हुआ करते थे वो विचार विमर्श का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जब वो अपने आप को देख रहे हैं कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए और वहाँ पर कॉफ़ी पीते हुए, तो उनको वो माहौल कहीं बिल्कुल विलुप्त नज़र आता है जिसमें कॉफ़ी हाउस चर्चाओं का केंद्र हुआ करता था। समसामयिक विषयों पर बात की जाती थी, किसी ने कोई अच्छी रचना लिखी है तो उस रचना पर डिस्कशन हुआ करती थी। ये सारा जो माहौल है अब आज के दौर में ये सारे का सारा माहौल जो है कॉफ़ी हाउसेस से नदारद हो गया है। अब वो देख रहे हैं
कि जितने भी लोग कॉफ़ी हाउसेस में बैठे हैं कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, सब अपरिचित हैं, सब कोई एक दूसरे से मिलने नहीं आया है। लोगों की जान पहचान एक टेबल पर बैठे लोगों के बीच ही रह गई है, या कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है जैसे लेखक के साथ हुई कि एक ही टेबल पर 3 अपरिचित लोग भी बैठे होते हैं। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अब जो एक नया वर्ग बन रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग बन रहा है, उनके लिए कॉफ़ी हाउस एक फ़ैशन है। कॉफ़ी हाउस जाना उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी से सीखा है कि कॉफ़ी हाउस स्टैंडर्ड का प्रतीक है, आपको वहाँ जाना चाहिए इस तरीके से। तो इस तरह जो ये एक प्रतिष्ठा सूचक जगह इसको बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो कॉफ़ी हाउस हैं वो किसी की प्रतिष्ठा को बनाने वाला स्थान नहीं है, बल्कि वो क्या कहेंगे, विचार विमर्श का एक जीता जागता केंद्र है, जहाँ साहित्यकारों को, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं वो विचार विमर्श करते तो नज़र नहीं आते, बल्कि आपस में तेज़ बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। कुछ कपल्स बैठे हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग जो हैं ये शिनशिनाकी, बिबला चू, ये इस तरीके की जो होते नहीं है कि एक दूसरे को टीज़ करना और ये सब चीज़ें, या माहौल बहुत सीमित कर दिया गया है। विचार विमर्श का केंद्र अब ये कॉफ़ी हाउसेस नहीं रहे हैं। रघुवीर सहाय कॉफ़ी हाउस पर क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि वे खुद कॉफ़ी हाउस से जुड़े हुए थे और कॉफ़ी हाउसेस से उन्होंने बहुत कुछ मतलब विचार ग्रहण किए, जिस पर उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा भी है। और वो यही कहना चाहते हैं कि कॉफ़ी हाउसेस को सिर्फ क्या कहेंगे, एक एंटरटेनमेंट की जगह मत बनाइए, एक फ़ैशन का चिन्ह मत बनाइए, एक प्रतिष्ठा का विषय मत बनाइए। वो साहित्यकारों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह हमेशा रही है, उसे एक इम्पॉर्टेंट जगह बने रहने दीजिए। इन्हीं विचारों को रघुवीर सहाय ने इस चैप्टर में रखने का प्रयास किया है। आप भी इन चीज़ों पर सोचने का प्रयास कीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।